जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी लोग जुड़ेंगे सभी लोग जल्दी से जुड़िए दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़िए सब फटाफट। और शुरू करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। आज का जो सेट होगा ये 66 नंबर सेट होगा। यहाँ पर सेट नंबर 66 स्टार्ट करेंगे। हम लोग 65 सेट कर चुके हैं साथियों, 65 सेट कर चुके हैं। आप लोगों का रिस्पांस क्या है आप लोग हमें जरूर बताइएगा। देखिए, हर एक सेट में आपको मिलते हैं 20 प्रश्न। कितने प्रश्न मिलते हैं दोस्तों? 20 प्रश्न मिलते हैं। तो इन 20 प्रश्नों में से आप खुद से कितने प्रश्न बना पाते हैं, ये आप लोग हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका जवाब आप सभी को देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे अभी पहली बार देख रहे हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाओ। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें तो हम नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रश्न को। ठीक है, कल जो हमने आपको प्रश्न दिया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर भी किया है और आप लोगों ने लगाया है। तो आप लोग दोस्तों अपने साथ में पेपर और पेन लेकर जरूर बैठिएगा और हर एक सवाल को लगाने का प्रयास करिएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर हर एक सवाल लगाएंगे तभी आप बेहतर बन पाएंगे औरों से। तो अगर आपको दूसरों से बेहतर बनना है, फास्ट बनना है, तो आपको पेपर पेन लेकर बैठना होगा और निरंतर आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी दोस्तों। चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला जो कल का जो क्वेश्चन था वहाँ पर दिया गया था, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 16 कड़े में 3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3a² बाई 4 ये किसके बराबर दिया गया है? ये दिया गया है 16 कड़े में 3 के बराबर दिया गया है। 16 कड़े में 3 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, कड़े में 3 से कड़े में 3 कैंसिल हो जाएगा। तो a² का मान कितना हो जाएगा? 16 का गुना 4 में कर देंगे, 16 चौको 64 हो जाएगा। a² का मान कितना है? 64 है। तो आपसे भुजा पूछा गया है, a का मान निकालना है। a का मान निकालेंगे, a स्क्वायर है इधर जाएगा तो अंडर रूट में 64 हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8। तो भुजा कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने आंसर सही बताया है, कुछ विद्यार्थियों ने इसका आंसर गलत भी किया है और बहुत सारे विद्यार्थी इसको लगाए भी नहीं है। तो इग्नोर एक भी क्वेश्चन नहीं करना है दोस्तों। जो भी चाहे क्वेश्चन आसान हो कठिन हो, आपको लगाना है, मेहनत करना है। ठीक है भाई, प्रयास करेंगे तब तक जब तक आपसे सवाल न बन पाए। बाकी इसके लिए मैं तो हूँ ही। अगर नहीं लग पाता है तो आपके समस्याओं को समाधान करने के लिए मैं तो अभी हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आज के सेट का पहला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज के सेट का यहाँ से स्टार्ट होता है। एक बार सभी लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है दोस्तों, आराम से पढ़ेंगे। और इसका अगर आप चाहते हैं PDF प्राप्त करना तो टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग उस चैनल से ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, मनीष ने 46,875 रुपए में एक एयर कंडीशनर खरीदा। इसका मूल्य ह्रास 8% वार्षिक है। 3 वर्ष के बाद एयर कंडीशनर का मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, एयर कंडीशनर का जो मूल्य है वह 46,875 रुपए है। 46,875 रुपए हैं। अब ये 8% का मूल्य ह्रास होता है। 8% का मतलब क्या होता है? तो 8% का मतलब 100 से 8 कम हो रहा है, तो इसका मतलब 92% हो जा रहा है। 92%, ठीक है, 92%। यहाँ तो 92% का मतलब 92/100 कर देंगे। क्लियर? कितने वर्ष की बात है सर? 3 साल की बात है ना यहाँ पर, तो 3 बार हो जाएगा 92%। ठीक है, 92/100 3 बार लिख देंगे, 92/100 से गुना कर देंगे 3 बार, 92/100। अभी इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, अभी इसमें कोई दिक्कत आपको है तो यहाँ तक बताइए दोस्तों। चलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से बात आती है, सर हम इस सवाल को हल कैसे करें? काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन तो हम इतना करेंगे, टाइम हमारा वेस्ट चला जाएगा। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ जिसका नाम है, क्या नाम है? डिजिटल सम। हमने आपको
हमेशा हर एक वीडियो में, हर एक सेट में डिजिटल सम का नाम लिया है दोस्तों, और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोग डिजिटल सम के बारे में जान रहे होंगे, समझ गए होंगे डिजिटल सम कहाँ लगता है, कैसे काम करता है। चलिए एक बार अप्लाई करते हैं। डिजिटल सम का मतलब ये नहीं होता है कि हम आंसर को 100% जान लें, पकड़ लें। हम डिजिटल सम से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। बात क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ से हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे जो है, नीचे जो हर वाला होता है, हर का मान यहाँ पर 1 बनाना होता है, सम में 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर डिजिटल सम लगाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, जोड़ के 9 बनाएंगे तो यहाँ पर 9 9 9 यहाँ पर दिख रहा है, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये तो खत्म ही हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ से 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8 हो गया। यहाँ से 8 गुना का साइन है तो गुना करेंगे। यहाँ पर आइए, यहाँ से आइए दोस्तों, 6 4 10, अरे 6 4 10 8 18, 18 का मतलब 9 खत्म हो जाएगा। 7 5 12, 12 का मतलब 3 हो जाएगा। 3 8 24, 24 का वापस से डिजिटल सम करेंगे तो 6 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का डिजिटल सम 6 है, तो ऑप्शन वही सही होगा जिसका डिजिटल सम 6 आएगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं किसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से देखेंगे 6 3 9 7 3 10 8 18, इसका तो डिजिटल सम 0 आ रहा है, यह आंसर नहीं होगा। 5 4 9 खत्म हो जाएगा, और 3 2 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर आइए, 6 3 9 खत्म, और 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, यह आंसर हो सकता है। 6 3 9 खत्म हो जाएगा, 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7 हो रहा है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो तीसरा विकल्प का डिजिटल सम 6 आ रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? बोल दीजिए एक बार सर, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, यह सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सभी लोग ईमानदारी से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे, यह सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई यहाँ पर माथा पच्ची नहीं है, बिल्कुल ही डिजिटल सम का प्रयोग है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से पेपर में बना पाएंगे। बोले गुड़ा भाव तो दुनिया करेगी दोस्तों, लेकिन आपको दुनिया से अलग चलना है। बात क्लियर है, समझ में आ गया है? तो चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, करेंगे फटाफट जल्दी, इसको बनाइए दोस्तों। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि एक आदमी पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर, और तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसके द्वारा तीन दिनों में तय की गई प्रति घंटे की औसत दूरी बताइए। देखिए औसत दूरी जो होगा प्रति घंटे की पूछा गया है, इसका मतलब आपसे पूछा गया है 1 घंटे में कितना दूरी जा रहा है, और 1 घंटा में जितना दूरी जाया जाता है उसी को हम चाल कहते हैं दोस्तों। चाल क्या होता है? 1 घंटे में जितनी दूरी आप चलते हैं उसको चाल कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, आपको चाल निकालना है 1 घंटे का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्या होता है चाल दोस्त, यहाँ पर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा? 240, 240 यहाँ से प्लस 360 प्लस 360 हो जाएगा, और प्लस का 450 हो जाएगा। ये कुल दूरी हो गया। कुल समय कितना है दोस्तों? तो यहाँ से 6 घंटे यहाँ से लग रहा है, और 8 घंटे यहाँ से, 8 6 14, 14 और 6 क्या हो जाएगा? 20 घंटा। तो जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? 360 24 240 कितना हो जाएगा? 6 2 8, 900 9 4 1350 यहाँ पर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 4 10 100 हो गया, 400 4 2 6 4 10 1050 हो जाएगा दोस्तों। 1050, 1050 यहाँ पर हो जाएगा, 1050। अब 1050 को भाग करना है 20 से, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर काट पीट के चेक कर लीजिए। 2 से काटेंगे, सॉरी 0 से 0 उड़ेगा यहाँ पर। 2 से काटेंगे 105 को, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 पाँचे 10, यानी 52.5 किलोमीटर होगा प्रति घंटे। ठीक है, प्रति घंटे जो इसका दूरी आएगा दोस्तों 52.5 किलोमीटर होगा। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई डाउट, कोई झोल? बोलिए साथियों।
इसमें कोई झोल नहीं होगा, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। बस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि औसत चाल निकालते कैसे हैं और ये प्रति घंटे की औसत दूरी का मतलब क्या होता है। इन बातों को अगर आप समझ गए तो सवाल को आसानी से बना पाएंगे। अगला प्रश्न देखो, चलिए सर अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर ये प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो इतना कंजूसी नहीं चलता है। आप लोग वीडियो को लाइक करिए जल्दी से। देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, निस्वार्थ मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, कोई भी स्वार्थ नहीं हमारे आपके प्रति, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे दोस्तों। अगर हाँ, अगर मान लीजिए मैं आपके लिए बेहतर चीज़ नहीं दे पा रहा हूं तो आप लोग कमेंट करिए, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा दोस्तों आपको अच्छा से अच्छा चीज़ें देने का, ठीक है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, कोई इसमें झोल नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रश्न को बनाइए। प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक महिला 200 रुपए में 5 किलोग्राम कम प्याज खरीदती है, प्रति किलोग्राम प्याज बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा आपको कंसेप्ट बताऊंगा ऐसे सवाल को हल करने का, वह रामबाण तरीका होगा दोस्तों। आपके पेपर में कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसी तरीके से लगाएंगे, आसानी से बना पाएंगे। तो एक बार सभी लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/4 होता है। तो उसका जो प्राइस था, पहले जो मूल्य था दोस्तों, पहले उसका जो मूल्य था वह 4 से पहले 4 था, अब वृद्धि हुआ है, 1 का वृद्धि हुआ तो मूल्य कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अगर खर्चा वही है, कांस्टेंट है, खर्चा नहीं बदल रहा है तो मूल्य का उल्टा खपत होता है, खपत, ठीक है, कंजम्पशन, ठीक है, खपत होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 संबंधे 4, 5 संबंधे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले वह 5 अनुपात में खपत करती थी, लेकिन अब वह 4 अनुपात खपत कर रही है। तो कितना किलोग्राम कम कर रही है यहाँ पर, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मान ही यहाँ पर दिया गया है 5, क्योंकि वो कितना किलोग्राम कम प्याज खरीदती है, तो 5 किलोग्राम। और कितना अनुपात में कितना कम खरीदती है, तो 1 का मान क्या है दोस्तों, 5। अगर 1 का मान 5 है तो 4 का मान, देखिए अगर आप 4 का मान निकालते हैं तो अभी ये इस समय का है, बढ़ा हुआ मूल्य पता चल जाएगा, ठीक है, बढ़ा हुआ मूल्य। यानी 1 अनुपात का मान अगर 5 है तो 1 अनुपात का मान 5 है तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। यानी अब वह 20 किलोग्राम प्याज खरीदती है। कितना प्याज खरीदती है, 20 किलोग्राम। पैसा कितना देती है सर, वह 200 रुपए, 200 रुपए देती है पैसा, और 20 किलोग्राम वहां पर प्याज खरीद के लेकर आती है। तो हर 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 20 दहिया 200, 10 रुपया किलो है। प्याज के रुपया किलो चला तो प्याज यहाँ से 10 रुपया किलो हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इतना सिंपल सा प्रश्न है और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसे सवाल को हल करने का, ठीक है। बात क्लियर है? तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे दोस्तों, सभी लोग थम्स अप कर देंगे भाई, जितने लोग अभी तक आप लोग देख रहे हैं। चलिए इस प्रश्न को बनाइए और थोड़ा जल्दी करिए, तेजी करिए साथी। यहाँ पर दिया गया है, एक व्यक्ति कार में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 600 किलोमीटर और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 100 किलोमीटर यात्रा करता है, और अंत में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 किलोमीटर यात्रा करके अपने गंतव्य तक पहुंचता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताइए। औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से 600 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 600, 100, 700, 750, तो 750 किलोमीटर टोटल दूरी हो जाएगा। कुल दूरी 750 किलोमीटर है, ठीक है। अगर 600 किलोमीटर जाता है 50 के स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो कितना समय लग जाएगा यहाँ पर, 12 पंजे 60, 12 घंटे का समय लगेगा यहाँ पर। प्लस 100 किलोमीटर जाता है 100 के स्पीड से, तो 1 घंटे का समय यहाँ पर लग जाएगा। प्लस 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे का समय यहाँ पर लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 750 बटे 12 2 14 1 15, ठीक।
15 पाँचे 75 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति हो जाएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत गति आ जाएगी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाइए, इसको बनाइए सर। और आप लोग जरा बताइए कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आप सभी लोग अपना फीडबैक जरूर बताइएगा दोस्तों। हम रेलवे के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप जो लोग रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसको जरूर देखिएगा। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि एक क्लब में 90 महिला सदस्य हैं और 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष और पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है, तो पूरी के पूरे क्लब की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, फीमेल हैं महिलाएं और इधर मेल हैं। फीमेल कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पर 90 हैं। मेल कितने हैं? 60 हैं। इनका रेशियो ले लीजिए दोस्तों, रेशियो लेंगे, ठीक, तो 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, और 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9 हो जाएगा। यानी 3 संबंधी 2 के अनुपात में यहाँ पर महिला और पुरुष का अनुपात हो जाएगा। महिलाओं का जो औसत है, आयु का औसत क्या है? तो महिला का औसत है यहाँ पर 35 वर्ष, पुरुष का क्या है? तो 45 वर्ष। एक महिला का औसत, एक महिला का आयु क्या है? 35 वर्ष। 3 महिला का क्या हो जाएगा? 35 गुना 3 105। 105 यहाँ से हो गया प्लस। देखिए, अगर आप अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। अनुपात नहीं निकालेंगे तो कठिन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात निकालेंगे तब पर भी आंसर उतना आएगा, नहीं निकालेंगे तब पर भी आएगा। तो अनुपात निकालेंगे तो आसान हो जाएगा सवाल को हल करने में। ठीक है, 45 दूना 90, यानी 90 इनका जो योग हो जाएगा आयु का, बटे कुल कितनी यहाँ पर सदस्य हैं, कितनी संख्याएं हैं? 3 + 2 यानी 5 संख्या है, तो 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको जोड़ेंगे, 5 9 195 हो जाएगा बटे 5। 5 से काट पीट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 4 19, 5 9 45, यानी 39 वर्ष हो जाएगा इनका ओवरऑल पूरे के पूरे क्लब का औसत आयु। कितना हो जाएगा? 39 वर्ष। बात क्लियर है, समझ में आ गया है आप लोगों को? अगर आपको समझ में आ गया है दोस्तों, तो एक बार सभी लोग एक टाइप कर देंगे कमेंट बॉक्स में। जिनको समझ में आया है एक टाइप कर देंगे सभी लोग, जिनको समझ में आया है। आगे चलें हम लोग। देखो भैया, ये प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी के लिए हम पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा जो है यहाँ पर जो इसका सिलेबस है, मतलब चारों सेक्शन है, मैथ है, हिंदी है, रीजनिंग है, जीएस है, इन सभी का अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चारों सेक्शन का आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, ये प्रश्न है, आप लोग बनाइए। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योगफल का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के बीच का अंतर, ये जो अंतर है a - b है। अंतर जो है उनके योगफल का, योगफल क्या हो जाएगा? a प्लस का b हो जाएगा, a प्लस का b। योगफल का क्या है? तो 15 बटे यहाँ पर कितना है? 100। भाई 15% है तो 15 बटे 100 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे, अगर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो 20 5 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा a - b और बटे a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 3 बटे 20। तो सब छोटी संख्या बड़ी संख्या का अनुपात पूछा गया है। छोटी संख्या इसमें क्या है? छोटी संख्या यहाँ पर क्या है? छोटी संख्या यहाँ पर b है, तो b का मान निकालेंगे। भाई आपको क्या करना है? b बटे a का मान निकाल देना है। तो b का मान निकालेंगे तो दोनों को घटा के 2 से भाग, ऊपर 17 हो जाएगा।
बट्टे नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर 20 3 23, तो 17/23 इसका सही आंसर होगा। 17/23 तीसरा ऑप्शन, ठीक है, 17/23। क्लियर है, समझ में आ गया है दोस्तों? बताइए, इस सवाल को लगाइए। इसको लगाइए दोस्तों, इस सवाल को लगाइए आप लोग जल्दी से। तेरी आँखों की दरिया का उतरना नहीं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस, देखिए शंकु इस प्रकार से होता है, पहले आपको शंकु पता होना चाहिए शंकु कैसे होता है। तो शंकु दोस्तों इस प्रकार से होता है, अगर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इस शंकु को पूरा का पूरा ढकना है, पूरा का पूरा क्या करना है, ढक देना है। और जब ढकेंगे आप, जब ढकेंगे तो ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला ये हिस्सा है, ये भी आप पूरा इसको कवर कर देंगे, ढक देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और प्लस है ये जो वृत्त आप ढक रहे हैं इसका भी क्षेत्रफल आप जोड़ देंगे, वही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, प्लस ये जो नीचे का वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर? जो कॉमन लेने वाला लायक है उसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर बच जाएगा। पाई का मान दोस्तों यहाँ पर 22/7 लेंगे, यहाँ पर 22/7 लेंगे। आर का मान 5 है, त्रिज्या कितनी है तो 5 है, गुणे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई, तिर्यक लंबाई यल क्या है, तिर्यक लंबाई 16 है, और 5 त्रिज्या क्या है 5, 16 5 21 यहाँ पर हो जाएगा। 7 त्रिक 21 3 बार में कर जाएगा, 5 3 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30 3 33, यानी 330 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। ठीक है, आप लोग बताइए दोस्तों, समझ में आ गया? चलिए इस सवाल को लगाइए, इस सवाल को आप लोग लगाइए। रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे? देखिए 20 बटन का दाम कितना है दोस्तों, 20 बटन का दाम 1 रुपया है। 20 बटन का दाम कितना है, 1 रुपया है, तो 1 बटन का दाम क्या हो जाएगा, 1 बटन का दाम हो जाएगा 1/20 रुपए, 1/20 रुपए, यह 1 बटन का दाम है। और यह कितने परसेंट का मान है, 100% का मान है। यहाँ पर कह रहा है कि 20% लाभ कमाना है, तो इसको 120% पर बेचा जाएगा, तो 120% इसका निकाल दीजिए, 120/100 कर दीजिए। तो 1 रुपए में कितना बटन बेचना पड़ेगा, यानी ऊपर यहाँ पर आपको एक ही रखना है, ऊपर क्या रखना है, एक रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप सब कुछ काटेंगे, यहाँ पर इसको काटिए, इसको आप काटेंगे दोस्तों, इसको आप काटेंगे, अगर आप 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे यहाँ पर 4 5 20 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 20 हो जाएगा, माफ कीजिएगा दोस्तों 25% का लाभ है। यहाँ पर लाभ कितने का है दोस्तों, यहाँ पर लाभ जो है वो 25% का लाभ है। ठीक है, ये 20% नहीं दोस्तों, 25% का लाभ है, तो इसको हम गलती कर दिए हैं। 1 बटन का दाम 1 रुपये है, 20 बटन का दाम 1 रुपये है, तो 1 बटन का दाम क्या हो जाएगा, तो 1/20 तो होगा ही। 25% का लाभ कमाना है तो यहाँ पर 125 बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 125/100 होगा। ठीक है, 25 5 125, 25 चौका 100, 4 5 20,
सॉरी 5 चौको 20, 4 बार में जाएगा, 4 चौको 16। तो 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे दोस्तों? 1 रुपये में 16 बटन इसको बेचने होंगे। चौथा विकल्प सही होगा। 1 रुपये में कितने बटन? तो 1 रुपये में 16 बटन। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न है, चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न बनाइए। ये प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न का आंसर देंगे आप लोग। एक समानुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल कितना है? यहाँ पर 3.5 है, यक्स है, तो यक्स का मान बताइए। देखिए अगर कोई समानुपात में होता है, देखिए अगर ए है, बी है, सी है और डी है, अगर ये समानुपात में हैं, अगर ये समानुपात में है तो पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा होता है। तो यानी हम कह सकते हैं ए बी बराबर होता है बी सी के। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी का मान दे रखा है कितना? 70 बराबर ये दिया है 3.5 यक्स। ठीक, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, 35 दूना 70। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा? यक्स का मान दोस्तों यहाँ पर 20 हो जाएगा। यक्स का मान कितना हो जाएगा? तो यक्स का मान 20 आ जाएगा। बात क्लियर है साथियों? बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलिए सर कोई दिक्कत अगर हो तो आप लोग बता सकते हैं। आगे अगला प्रश्न यहाँ पर ले रहे हैं आपके स्क्रीन पर, इसको बनाइए। इस सवाल को लगाइए दोस्तों। ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी कार्य को 25 घंटे में कर सकते हैं। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी और सी मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। अब यहाँ पर ए बी सी तीनों को मिलाकर कितने घंटे में काम को पूरा करेंगे, यह आपसे पूछा गया है। तो मैं दोस्तों ऐसे प्रश्न हर सेट में कराया हूं, तो मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा कैसे लगाना है। तो आप लोग इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे लगाकर कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा अब आपके लिए भी यहाँ पर सवाल छोड़ेंगे। ठीक है भैया, आप लोगों के लिए सर यहाँ पर सवाल छोड़ेंगे अब। हाँ जी, ये सवाल बनाइए। बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा दोस्तों, कोई झोल नहीं होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को लगाने में। इसको सवाल को देखकर बिल्कुल घबराना भी नहीं है, तरीका समझिए। यहाँ पर बोला गया है कि 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, इन चारों में से कोई ना कोई एक उत्तर सही होगा। बात क्लियर है? कोई ना कोई एक उत्तर तो सही होगा। अब आप बिना भाग दिए, बिना जोड़ घटाना गुणा भाग, बिना दिमाग लगाए आप कैसे इसको हल करेंगे, यही मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। देखिए गौर से समझिएगा, ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये 36 से भी कटेगा और 48 से भी कटेगा। कहने का मतलब इसके लघुत्तम से कटेगा, जो लघुत्तम से कट गया वही आंसर होगा। लेकिन हमें लघुत्तम भी नहीं निकालना है दोस्तों। अब क्या करना है, आपको क्या दिख रहा है 36 को देखकर? 36 को देखकर दोस्तों आपके यहाँ पर दिमाग में घंटी बजी होगी कि 36 को लिख सकते हैं 9 चौको 36। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो ऑप्शन दिया गया है यह 9 से कटना चाहिए। जो ऑप्शन 9 से कट गया वही इसका राइट आंसर होगा, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 9 से तो लगभग सभी कट रहे हैं दोस्तों, 9 से तो ये सभी के सभी आंसर ही कट रहे हैं, मतलब सभी के सभी ऑप्शन ही कट रहे हैं। ठीक है, सभी के सभी ऑप्शन 9 से कट रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 से भी कटना चाहिए ना, यहाँ पर 4 से भी कटना चाहिए। तो 4 से क्या नियम होता है? लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो ये तो कटेगा, 7 चौक 28 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 ये भी कटेगा, ये 4 दूनी 8 ये नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 ये भी नहीं कटेगा। अब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, या तो इसका आंसर पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा। अब कैसे पता करेंगे दोस्तों?
अब आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है? 48 को देखकर आपके दिमाग में एक घंटी बजी होगी। 8 छक 48 होता है, यानी 8 गुना 6 कर सकते हैं, 8 गुना 6 कर सकते हैं, यानी ऑप्शन 8 से भी कटना चाहिए। तो 8 से जो विकल्प कट जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 से कटने का नियम क्या होता है? लास्ट के 3 अंक आप 8 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 अंक। अगर पहले ऑप्शन को काटते हैं तो 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 4 बचेगा, 8 छक 48, ये 8 से कट रहा है। इसको काटेंगे 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 4 बचेगा शेष, ये 8 से नहीं कटेगा। तो पहला ही विकल्प 8 से कट रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये विभाज्यता का नियम का सवाल है दोस्तों, इसमें कोई माथापच्ची नहीं करनी है। बात क्लियर है? अगर आपको विभाज्यता का नियम पता है तो आप आसानी से बना पाएंगे। हमारा वीडियो भी है, आप लोग देख लीजिएगा विभाज्यता के नियम पर, वहां पर हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है दोस्तों, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। चलिए यहां पर अगला प्रश्न करिए इसको दोस्तों। इस सवाल को बनाइए सभी लोग। यहां पर दिया गया है, यहां पर दोस्तों कहा गया है कि यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं, इन स्थिर दरों पर एक साथ काम करने वाली मशीनें ए और बी कितने घंटे में 110 माफ कीजिएगा 1100 इकाइयों का उत्पादन कर सकती हैं? देखिए भाई, यहां पर क्या कर दीजिए आप, 9 और 12 का निकाल दीजिए लघुत्तम, कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। लघुत्तम क्या हो जाएगा? 36। 9 चौको 36, 12 तिया 36। यहां तक आपको करना है। यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहां पर देखिए कहा गया है 1100 इकाइयां हैं, और ये वही इकाइयां 1100 यहाँ भी हैं, यानी इकाइयां कांस्टेंट हैं। तो ये इकाई यहाँ पर जो काम है दोस्तों टोटल 36 काम है, तो ये कांस्टेंट है। अगर यही 36 काम ही अगर दोनों लोग मिलके करते हैं तो 4 + 3 यानी 7 की क्षमता से तो कितना समय लग जाएगा, मतलब कितना उत्पादन कर सकती हैं? तो 36/7 उत्पादन कर सकती हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात क्लियर है दोस्त? बोलिए। चलिए इस सवाल को बनाइए। इस सवाल को बनाइए दोस्तों। रॉबिन 1/4 दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अन्य 1/4 भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी या दूरी 2 दशमलव स्थान तक सही बताना है। इसके लिए रॉबिन की औसत गति ज्ञात कीजिए। गौर से समझिएगा, 1/4 जो गति है, 1/4 गति है, उसके बाद अन्य 1/4 गति है। अब टोटल गति क्या मानेंगे हम? टोटल यहाँ पर टोटल दूरी क्या मानेंगे हम? टोटल डिस्टेंस क्या मान लेंगे? यहाँ पर हम 4 का लघुत्तम ले लेंगे तो 4 ही आएगा। यहाँ पर टोटल दूरी कितना है? 4 है, तो 1/4, 4 का 1/4 करेंगे तो 1 भाग हो जाएगा। यहाँ पर 1 भाग, अब फिर इसका भी करेंगे तो 1 भाग ही आएगा। ठीक है, यानी 1 भाग दूरी, टोटल दूरी कितना है दोस्तों? टोटल दूरी कितना है? टोटल दूरी तो 4 भाग है। टोटल कितना है? 4 है। अब यहाँ से 1 भाग दूरी चलता है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो यहाँ पर कितना समय लग जाएगा? यहाँ पर 1/20, 1/20 यहाँ पर समय लग जाएगा। ठीक है, और अन्य 1/4 भाग यानी अन्य 1 भाग अगर चलता है 10 के स्पीड से तो कितना समय लग जाएगा? यहाँ पर 1/10 समय लग जाएगा। यहाँ पर प्लस शेष, भाई 2 किलोमीटर दूरी चल चुका है, 4 दूरी है, तो शेष कितना बच गया? 2 अभी शेष बचा हुआ है। तो 2 किलोमीटर दूरी चलता है 80 की स्पीड से, तो 2/80 का समय यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, इसको आप काट के छोटा कर सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, यानी 1/40 यहाँ पर हो जाएगा। 1 यहाँ पर 40 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 यहाँ पर 40 आप लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पर तो 4 हो जाएगा। ठीक, इसका नीचे तो लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पर 40 होगा। 20 दूना 40, यहाँ पर 2,
प्लस 10 चौको 40, 4 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुना 40, 40 चल जाएगा ऊपर, अब बट्टे नीचे जो होगा वहाँ पर 4 2 6 1 7 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। 4 चौको 16, 160 बट्टे 7, 160 बट्टे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी शुरुआत दोस्तों 22 से होगा, पूर्णांक में 22 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 14 6 बचेगा, 7 8 56, 4 बचेगा और हो जाएगा 40, 7 5 35, 7 5 35। ये बार बार 5 आएगा तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 6 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप 6 कर देंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कर देंगे तो 6 कर देंगे, यानी 8 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.86, 22.86 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर? बोलिए सर, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं, कोई भी अगर आपका सजेशन है सुझाव है तो दे सकते हैं। समझ में आया है यह सवाल? चलिए अगला प्रश्न लेते रहे हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, इसको बनाइए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपया था, परंतु दुकानदार 20% और 10% की दोहरी छूट प्रदान करता है। अंत में उसने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा? अंत में उसने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा है, बताइए भाई। यहाँ पर 1 लाख तो उसका अंकित मूल्य है, 1 लाख क्या है उसका अंकित मूल्य है, ठीक है। अब इस पे दोहरी छूट मिलता है, अब 20% मतलब 80 हो जाएगा, 80% में बिकेगा, 80 बटे 100, फिर 10% का छूट मतलब 90% में बिकेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 8 9 72 हो जाएगा दोस्तों, 72 किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, इसको लगाइए। यदि 2 पर 305 घात प्लस 303 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? गौर से समझिएगा। इधर 2 पर घात 305 है, इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों 2 पर घात 6 पर घात लिख सकते हैं यहाँ पर 50, ठीक, गुणे 2 पर घात 5, इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 303 हो जाएगा, 303 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों समझिएगा, यहाँ पर 2 पर घात 6 का मतलब 64, यहाँ पर 9 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 9 छक्का 54, 9 7 63, यहाँ पर एक शेष बचेगा, गुणे यहाँ पर 2 पर घात 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, 9 27 5 32, यहाँ पर 5 शेष बचेगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर 308 हो जाएगा, सॉरी 303 हो जाएगा, 303, ये 303 है, ये 303 है, 5 एकम 5, 5 प्लस 303 करेंगे तो 308 यहाँ पर हो जाएगा, 308। अगर आप इसको 9 से भाग कर रहे हैं तो कितना शेष बचेगा वापस? तो देखिए 9 3 27 बचेगा, 3 हो जाएगा 38, 9 चौको 36 2 38, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा, शेष जो बचेगा दोस्तों वह 2 बचेगा। बात क्लियर है? तो शेषफल यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा, पहला विकल्प इसका सही होगा। शेष पूछा गया है कितना बचेगा, तो शेषफल यहाँ पर 2 बचेगा। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। इसको बनाइए, यहाँ पर इस सवाल को लगाइए। 16 कुर्सी 800 रुपए में खरीदी जाती है और 1100 यानी 1100 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सिंपल प्रश्न है दोस्तों, आप लोग उसको लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास क्या होगा? पाई का मान 22/7 लेना है। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। इसका मान 110 दिया गया है, ठीक है। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर आधार का व्यास निकालना है, त्रिज्या पहले निकालिए, त्रिज्या आर का मान यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है,
बराबर 110 है, बराबर 110। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 22 पंजे 110 हो जाएगा, 22 पंजे 110 हो जाएगा, ठीक है। 22 पंजे 110 और 2 से काटेंगे तो 2.5 बार में यहाँ पर कट जाएगा, 2.5 बार में यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 2r, 2r जो होता है दोस्तों इसका मान क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। और 2r जो होता है इसी को हम लोग व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो इसका जो व्यास होगा कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है, 2.5 इसका व्यास होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इसको लगाइए। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपए था, परंतु दुकानदार ने 20% की छूट प्रदान की। उसने अंततः वस्तु को कितने में बेचा? लास्ट में वस्तु को कितना में बेचा गया है भैया? 2000 का सामान था, 2000 उस पर लेबल चिपकाया गया था, लेकिन 20% का छूट दिया गया है, तो वह 80% पर दोस्तों बेचा गया है। तो 80/100 हो जाएगा यहाँ पर। 2 जीरो इधर जो 2 जीरो कट जाएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये तो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 8 दूनी 1600 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 1600 रुपये में वहां पर लास्ट में बेचा गया है, चौथा विकल्प। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, इसको लगाइए। कितने वर्षों में 800 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 रुपए हो जाएगी, जिसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाएगा? देखिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित जब भी किया जाएगा तो ये जो रेट है आधा हो जाएगा, तो 10 का आधा 5% हो जाएगा। तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/20 होता है। तो इसका मिश्रधन बटे मूलधन निकालेंगे तो 21/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21/20 हो जाएगा। बात क्लियर है? 21/20। इस पे घात कितना कर देंगे? n घात कर दीजिए या x घात कर दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा? ये मिश्रधन बटे मूलधन के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से 9000 या 926.10 बटे में 800, बटे में 800। क्लियर है? बटे 800। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 9261 ऊपर हो गया, नीचे 8000 हो गया। 9261 क्या होता है? 21 का क्यूब होता है। 8000 क्या होता है? तो 20 का क्यूब होता है, 20 का क्यूब। बात क्लियर है? 3 घात कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब 21/20 यहाँ पर है, 21/20 यहाँ पर है, दोनों बराबर हैं तो घात भी क्या हो जाएंगे? बराबर। n का मान क्या हो जाएगा? 3। ये 3 क्या है? अर्धवार्षिक है, 3 अर्धवार्षिक। 6 महीने के 3 साइकिल बन रहे थे, कितने वर्ष हो जाएंगे? 1.5 वर्ष। कितने साल? 1.5 साल। तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत इसमें? बताइए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? बोलिए। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला जो प्रश्न है आपके लिए प्रश्न नंबर 20। बनाइए दोस्तों इस सवाल को, इस सवाल को लगाइए और आंसर बताइए। कहा गया है इसमें कि, इसमें कहा गया है दोस्तों, यदि a + b बराबर 25 है, a + b का मान कितना दे रखा है दोस्तों? तो a + b का मान सर यहाँ पर 25 दिया गया है, a + b का मान 25 दिया गया है, और a - b का मान यहाँ पर 7 दिया गया है। तो a और b का मध्यानुपात पूछा गया है, तो आपको मध्यानुपात निकालना है, √ab का मान निकालना है, √ab का मान। तो √ab, तो a का और b का मान पहले निकाल लीजिए। यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 25 7 32 हो जाएगा, 7 5 12, 32 का आधा क्या हो जाएगा? 16। b का मान निकालेंगे, दोनों को घटा कर आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 15 में से 7 गया तो 8, 18 7 25 होगा दोस्त, 8 7 15, 18 7 25, 18 का आधा क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे, 16 का वर्गमूल 4
और 9 का वर्गमूल 3, तो 4 तिया 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला विकल्प सही होगा। बात क्लियर है। हम लोग 20 प्रश्न कर चुके हैं दोस्तों। अब आप लोग बता दीजिए कि इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न बना पाए हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि एक बार सभी लोग ईमानदारी से और सच्चे हृदय से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो लोग पहली बार देख रहे हो भैया, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। चलिए, आज के लिए मैं आप लोगों को प्रश्न देता हूं, इसका जवाब आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। इसका सभी लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। आज का यह सवाल है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से आप लोग बना पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है, तो आप लोग इसको जरूर बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। अब हम फिर कल मिलेंगे आप लोगों के बीच में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।